हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेडी एकेडमिक स्टडी पर। आज हम आपके लिए बायोलॉजी में क्लास 9 का चैप्टर 5 लेके आए हैं, जीवन के मौलिक इकाइयाँ। जीवन की मौलिक इकाइयाँ मतलब सबसे लाइफ की सबसे यूनिट, फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? सेल होती है। यानी सेल का डिस्कवर किसने किया था? यानी कोशिका। कॉर्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं। ठीक है, तो ये आज हम सेल पढ़ेंगे और सेल के बारे में जानकारी पढ़ेंगे कि कैसे सेल बनी और कैसे डेवलप हुई और कहाँ से कैसे खोज करी है सेल की और किसने करी है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को क्लास को शेयर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेल की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। तो इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिसको संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। यानी मधुमक्खी का आपने छत्ता देखा होगा जिसमें छोटे छोटे छिद्र से होते हैं और चारों तरफ वो जाली टाइप की होती है। वो किस पे खो जाता है? एक कॉर्क पदार्थ पे जो वृक्ष की छाल होती है। और कब खो जाता? 1665 में, यानी 1665 में रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी से कोशिका की खोज करी थी। ठीक है दोस्तों, तो लैटिन शब्द में इसे क्या बोलते हैं? सेल, यानी कोशिका, जो सबसे छोटी इकाई होती है। ये यानी छोटा कमरा। उपयुक्त घटना छोटी तथा अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीव में अलग अलग एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान की कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। आओ कोशिका के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी कोशिका क्या है, कैसे है? तो कोशिका क्या होती है? एक झिल्ली टाइप की जिसमें एक सेल यानी एक कमरे की तरह बनी होती है। यानी जैसे आपने कभी मकान बना होगा तो मकान बनते हैं तो उसमें क्या होता है? सबसे पहले हम इसमें एक ईंट लेते हैं, एक ईंट से और सारी ईंटों को लेते हैं तो ईंटें क्या बना देती हैं? कमरा बना दें, घर बना दें, ईंटों से बनता है। ये एक ईंट क्या होती है? यानी ब्रिक होती है सेल। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। स्थायी स्लाइड बनाएंगे। हम देखते हैं कि एक समान संरचना को देखते हैं अथवा भिन्न भिन्न होती हैं। यानी हमने प्याज देखी, जैसे आपने प्याज देखी होगी, प्याज में कई झिल्लियां होती हैं, उसमें छिलकों पे एक झिल्ली होती है, पतली सी लेयर जो चिकनी सी होती है, वो भी क्या होती है? एक सेल होती है। ठीक है, ये संरचना क्या है? ये सभी संरचना एक जैसी दिखाई देती हैं। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना बनाते हैं। जैसे प्याज एक क्रियाकलाप में आपने चलता, विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचना दिखाई देती है। प्याज की झिल्ली की कोशिका एक समान है। प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं होता है। यानी प्याज की जो झिल्ली होती है यानी लेयर जो होती है वो एक जैसी होती है। उसके आकार पे डिपेंड नहीं है कि आकार बड़ा है या छोटा है तो प्याज की झिल्ली ऐसी या वैसी होगी। ठीक है, तो प्याज की सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं हम, जैसी संरचना दिखाई देती है प्याज की झिल्ली की कोशिका एक समान है। ठीक है, ये छोटी संरचनाएं जो हम देखते रहते हैं, जो सल्प कंद प्याज की मूलभूत इकाई है। संरचना को कोशिका कहते हैं। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम आप अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिका से बनते हैं। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिकीय भी होते हैं। यानी हम जितने भी अपने आसपास जितने जीव जंतु देख रहे हैं वो सभी क्या है? सेलों से बने हैं, यानी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। देखो, आवर्धन लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। यानी आवर्धन जो लेंस होता है उससे हम क्या है? सूक्ष्मदर्शी में लगाते हैं उस लेंस को, तो उससे यह पता चला कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सभी क्या है? एक कोशिकीय होते हैं। यानी एक सेल से बने होते हैं। यानी एक कोशिका से पूरा ही इनका बॉडी डेवलप होता है। यानी ये इसमें कुछ अलग नहीं होता, ना हाथ होते ना पैर होते, इनमें कुछ नहीं होता। सिर्फ सिंपल इसमें जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है इनका। जैसे पैरामीशियम है, अमीबा है, ये सभी इस तरीके के बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये किसके बने होते हैं? एक सेल के। ये किससे? आवर्धन लेंस लगाने के बाद ये सूक्ष्मदर्शी से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है,
इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इन सजीवों को क्या कहते हैं? जो एक कोशिका से बनते हैं उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं फंजाई यानी कवक, पादप तथा जंतु। क्या हम और कुछ एक कोशिकीय जीवों के विषय में पता कर सकते हैं? यानी इसमें बताया है कि बहुकोशिकीय वो जीव होते हैं जो सिर्फ फंगस है, पादप यानी पेड़ पौधे, जंतु यानी जानवर, इंसान, ये सभी क्या है? बहुकोशिकीय होते हैं, जिसमें कोशिकाएं ज्यादा होती हैं, मल्टी सेलुलर जिसे बोलते हैं। प्रत्येक बहुकोशिका जीव एक कोशिका से ही विकसित होता है, यानी जो भी जितने भी जीव जंतु पादप हैं वो सभी एक कोशिका से ही डेवलप हुए हैं। पहले एक कोशिका आई होगी, फिर और ज्यादा सारी कोशिकाएं आई हैं। तो ठीक है, जीव एक कोशिका से ही विकसित हुए हैं। कोशिका विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिका बनाती है। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से उत्पन्न होती हैं, यानी प्रत्येक कोशिका एक कोशिका से मिलके बनती है, यानी एक सेल ही अलग अलग सेलों का डेवलपमेंट, एक जैसे सेलों का भी डेवलपमेंट करती है। ठीक है, तो ये आपका मैं नोट दिखा रहा हूँ, तो इसको भी पढ़ना। यानी कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। उसने कोशिका को कॉर्क की पतली काट का में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। रॉबर्ट हुक ने कौन सी कोशिका खोजी थी? मृत कोशिका। और ल्यूविन हुक ने जीवित कोशिका पे खोज करी थी 1674 में, यानी 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया। ये जरूर याद रखना, जीवित कोशिका का पता किसने लगाया था? ल्यूविन हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या लगाया था पता? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का पता लगाया था कि सेल में एक न्यूक्लियर होता है, यानी केंद्रक होता है। J.E. पुरकिंजे ने पता लगाया था कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया था। किसने नाम दिया था जीव द्रव्य? जो सेल के चारों तरफ जो जेली टाइप का जो न्यूक्लियर यानी केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो द्रव होता है उसे कहते हैं कोशिका द्रव। उसको किसने खोजा था? J.E. पुरकिंजे ने। उसने नाम दिया था वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य। दो जीव वैज्ञानिक एम स्लाइडेन तथा टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। स्लाइडेन एंड स्वान ने क्या किया था? कोशिका सिद्धांत का बताया था, विषय में बताया था उनके बारे में। तो सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे एवं जंतु कोशिका से बने होते हैं, यानी ये क्या बताया था कि इसमें सभी पौधे एवं जंतु एक कोशिका से बने होते हैं, यानी जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। विर्चो ने कोशिका सिद्धांत दिया था। विर्चाओ ने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया था। उन्होंने बताया था कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, यानी सारी सेल यानी कोशिकाएं पहले की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। इसे किससे? 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से खोजने के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगों को समझना संभव हो सका। यानी 1940 से जब पता लगाया कि कोशिका काफी जटिल होती है, यानी कई कोशिकाओं से मिलकर कैसे बनती है और उससे क्या अंग बनता है, इन चीजों के बारे में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से हमने पता लगाया था वैज्ञानिकों ने। ठीक है, अब आगे बढ़ते। तो देखो फ्रेंड, कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं। निम्नलिखित तस्वीरें देख मानव शरीर की कोशिकाएं। देखो, ये है मानव शरीर की कोशिकाएं। अंडाणु, शुक्राणु, वसा कोशिका, अस्थि कोशिका, ये से बोलते हैं न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र कोशिका, रुधिर कोशिका, चिकनी पेशीय कोशिका, ये इस तरह की कोशिकाएं होती हैं जो इंसानों में होती हैं। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। कोशिकाओं की आवृत्ति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं। कोशिकाएं अमीबा। कुछ जीवों में कोशिकाओं का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका। प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, ये जो सभी जीवों का गुण है। एक जीवित कोशिका ये मूलभूत रूप कार्य कैसे करती है? तो बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसे कि मनुष्य में। इसका अर्थ है कि शरीर में विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर पंप करता है,
और तथा आमाशय, भोजन, पाचन आदि। इसी प्रकार एक कोशिका में भी श्रम का विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन आदि। यानी जैसे हमारे मानव के शरीर में रक्त का आवागमन कोशिका से जैसे हृदय बनता है, कोशिका से टिश्यू बना यानी टिश्यू यानी ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है। ये सभी अंगों का क्या नाम है सिस्टम बन जाता है, यानी ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। तो ये सभी क्या है, हृदय भी कोशिकाओं से मिलकर बनता है। जब कोशिकाओं से मिलकर बनता है तो हृदय में से रक्त भी बहाव होता है और आमाशय यानी पाचन क्रिया भी होती है। हम खाना भी खाते हैं आमाशय में, ठीक है। और जो हम खाना खाते हैं वो पदार्थ हमारे शरीर में कुछ लग जाते हैं और कुछ पदार्थ अपशिष्ट होते हैं वो निकल जाते हैं, ठीक है। ये होते हैं, इस तरीके की क्रिया चलती है हमारे शरीर में। कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। यह बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार की कोशिकाएं होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कार्य क्या हैं अथवा वे किस जीव में पाई जाती है। इसका मतलब है जैसे जो कोशिकांग का मतलब होता है कोशिकाओं का से बना हुआ अंग यानी ऑर्गन। तो वो क्या है, कुछ जो अपना जो काम कर रहा है वो काम करता ही रहेगा। जैसे यकृत होता है, हृदय होता है, ये अपना काम करेगा। ये हर किसी में यकृत और हृदय और स्टोमच वगैरह हर किसी में होता है, वो अपना अपना काम करते हैं, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है ये किस में हृदय है और किस में ये काम क्या करेगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम कोशिका किससे बनी होती है और कोशिका की संरचना संगठन क्यों। यानी इसमें देखो, जैसे यदि हम कोशिका अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगता है प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देंगे। प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। 3 होते हैं, एक तो प्लाज्मा झिल्ली होती है, केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुण के कारण संभव है, ठीक है। जैसे देखो, जैसे मैं सेल बना रहा हूँ, कोशिका बना रहा हूँ, ये है केंद्रक, इसके ये चारों तरफ क्या है कोशिका द्रव, और ये क्या है झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली है। जो इस कोशिका झिल्ली क्या है, ये पदार्थों का आवागमन करती है। झिल्ली काम करती है आवागमन का, ठीक है। जो अच्छी चीजें होती है उनको आने देती है और जो अच्छी चीजें नहीं होती उनको नहीं आने देती है, ठीक है, कोशिका के अंदर, ठीक है दोस्तों। फिर पढ़ते हैं प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है और कोशिका झिल्ली क्या होती है। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है, अन्यथा पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसीलिए वर्णात्मक परागम्य झिल्ली कहते हैं। यानी ये क्या पदार्थों का आवागमन को कंट्रोल करती है। जो अच्छी चीजें होंगी उन्हें कोशिका के अंदर आने देगी, जो हानिकारक चीजें होंगी उन्हें कोशिका के अंदर नहीं आने देगी। कोशिका पदार्थों की गति कैसे होती है, पदार्थों कोशिकाओं से बाहर कैसे आते हैं। यानी कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है, पदार्थ कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, इन चीजों की जानकारी। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली इसके आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। विसरण का मतलब है जैसे गैस होती है, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कहीं भी एयर यानी हवा आ जा सकती है, इसकी तरह झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। हम पिछले अध्यायों में विसरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। हमने देखा है कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। यानी जहां ठंडी होगी वहां गर्म की तरफ जाएगा, गर्म ठंडी की तरफ जाएगा। इस तरह की प्रक्रिया होती है। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है। उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ जैसे CO2 जो एक कोशिका अपशिष्ट है
कोशिका में CO2 क्या है, कोशिका में अपशिष्ट है, यानी हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेते थोड़ी ना, हम तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो जिस निष्कासन आवश्यक है कोशिका में एकत्र हो जाती है तो इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। तो कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता, इससे CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। जैसे कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, तो उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। यानी जैसे हमारे शरीर में कोशिका में CO2 ज्यादा हो जाएगी और बाहर कम हो जाएगी, तो वो क्या है, CO2 बाहर निकल जाएगी। और जब हमारे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी तो हमारे शरीर में आ जाएगी और फिर वो ऐसी निम्न से उच्च की तरफ आती जाती आवागमन होता रहता है। ठीक है, तो उसी समय उच्च सांद्रता की और विसरण द्वारा कोशिका CO2 बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो CO2 बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कब आती है, जब हमारे CO2 की कमी हो जाएगी शरीर के अंदर, तो ऑक्सीजन यानी हमारे अंदर आ जाएगी, हम ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेंगे, वो भी विसरण के द्वारा। अंत कोशिका में बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण, कोशिकाओं के बाह्य आदान प्रदान में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल भी विसरण के नियम के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली जैसे जल की गति जल में घुलने पदार्थों की मात्रा के कारण प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। यह हम की जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं हम। यदि कोशिका में तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज्यादा है में रखा गया है तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। मतलब अगर चीनी ज्यादा डाल दी जाए या नमक ज्यादा डाल दिया है तो वो गाढ़ापन हो जाएगा, तो पानी ज्यादा विसरण नहीं कर पाएगा, यानी पानी ज्यादा इधर उधर नहीं चल पाएगा। अगर पानी जितना पतला होगा उतना ही इधर उधर आवागमन कर सकता है, परासरण विधि के द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को हम अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। ठीक है, देखो, एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिका परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधों में मूलों द्वारा यानी जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। यानी पौधे जल कैसे लेते हैं, जड़ों से लेते हैं, क्योंकि हम जड़ों में पानी डाल देंगे तो मिट्टी से जो पानी आता है वो उसको ग्रहण करते हैं, वो परासरण विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो आदान प्रदान प्रक्रिया को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, पौधों के मूल से ग्रहण करते। इसी प्रकार कोशिका जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। कोशिका से भिन्न भिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। इस प्रकार से परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हमें किसी चीज की ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो ये चीज क्या है, हमें इस सभी में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं से जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, ये जरूर पढ़ना है, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। किससे देख सकते हैं, खाली इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थों को ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। यानी जो एक कोशिकीय जीव जंतु होते हैं वो कैसे लचीली प्लाज्मा झिल्ली होती है तो उससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है,
प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा, तो वो क्या प्रक्रिया क्या कहलाती है? एंडोसाइटोसिस कहते हैं उसे। अमीबा अपना भोजन इसी प्रकार द्वारा बनाता है, यानी अमीबा भी इसी तरह से अपना भोजन करता है, एंडोसाइटोसिस। अब हम पढ़ते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल। पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, ये जंतु कोशिका में नहीं होती। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्य सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ये जरूर पढ़ना। सेलुलोज एक बहुत ही जटिल पदार्थ है। यह पौधों की संरचना दृढ़ता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ये पौधों की संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, यानी मजबूती देता है उसमें प्लाज्मा वो सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। संकुचित मतलब इकट्ठे हो जाना। इस घटना को जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। इस परिघटना में निम्न क्रियाएं देखी जा सकती हैं। ठीक है, जैसे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन, अल्प परासरण द्रावी विलयन में बिना फटे बनाए रखती है, यानी ये काफी कठोर होती है कोशिका भित्ति। ठीक है, तो ये फटती नहीं है जल्दी कोशिका भित्ति। ऐसे माध्यम में कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेती है। कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनशील माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है, यानी कोशिका झिल्ली की अपेक्षा कोशिका भित्ति आसानी से उस प्रेशर को झेल सकती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? जो कोशिका के बीच में होता है उसे क्या कहते हैं हम? केंद्रक। ये क्या है? केंद्रक। इसको कहते हैं केंद्रक। इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। फिर इसके होती है चारों ओर कोशिका भित्ति पादपों में। आपको याद होगा कि हमने प्याज की झिल्ली की अस्थाई, तो गाइस केंद्रक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को इस क्लास को शेयर करें, जिससे आपके फ्रेंड्स भी इसको सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ओके गाइस, बाय।